नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। राजस्थान में जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। मोदी ने नए चेहरे को सीएम बना दिया। वसुंधरा देखती रह गई। मोहन यादव और भजन लाल की किस्मत कैसे खुली? वसुंधरा और मामा शिवराज अब क्या करेंगे? बड़ा सवाल है। 7 दिन में कांग्रेस सांसद धीरज साहू को देश का बच्चा जानने लगा। आप भी जानने लगे होंगे। आजाद भारत की सबसे बड़ी रेड उन्हीं के यहां पर चल रही है। 354 करोड़ रुपए कैश मिला है। इतना कैश तो किसी छोटे मोटे बैंक में भी नहीं होता। आज असली रेड दिखानी है। अजय देवगन की फिल्म वाली रेड नहीं, असली कहानी, असली माल वाली कहानी। मुंबई में गरीबी के लिए खड़े किए गए घरों को कोई भी चाबी देने को क्यों तैयार नहीं है? 15 साल पहले सस्ते घरों की जो योजना शुरू की गई थी, उसके एक भी घर की चाबी आज तक किसी गरीब को क्यों नहीं मिल पाई? आज एक्सक्लूसिव में गरीबों के हक की आवाज उठानी है। जेएनयू में अब नारे नहीं लगेंगे, प्रोटेस्ट नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हजारों रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने पुराने नियम को नया बनाकर पेश किया है ताकि कैंपस में प्रदर्शन और पार्टियां रुक जाएं। आज पूरे देश का इंटरेस्ट किसमें है? राजस्थान की सियासत में, क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल राजस्थान में ही रही। दुनिया देखना चाहती थी मोदी क्या फैसला करते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में क्या सरप्राइज देते हैं। वैसे पब्लिक इंटरेस्ट में हमने कल आपको बता दिया था कि कम से कम वसुंधरा राजे तो सीएम नहीं बनेंगी, और हुआ भी यही। लेकिन एक बात और हुई। महारानी ने ना ताकत दिखाई ना कोई नाराजगी। वो आला कमान के साथ खड़ी दिखी। नए सीएम की पर्ची भी उन्हीं से निकलवाई गई और भजन लाल शर्मा को सूबे की असरदार कुर्सी सौंपी। वो भी काम उन्हीं के हाथों हुआ। शाम 5 बजे सब कुछ क्लियर हो गया। एक सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम, सबके नाम का ऐलान हो गया। लेकिन वसुंधरा की शुभकामनाओं का इंतजार था, वो भी आ गई हैं। थोड़ी देर पहले ही वसुंधरा ने ट्वीट किया, भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और स्पीकर वासुदेव देवनानी को बधाई दी। सवाल है, क्या बधाई मन से दी गई है या महज औपचारिकता निभाई गई है? महारानी का आगे इरादा क्या है? क्या दिल्ली जाएंगी या रिटायर हो जाएंगी? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मुख्यमंत्री के सपने किसी और ने देखे थे, महफिल कोई अनजाना ही लूट कर ले गया। राजस्थान में आज जो कुछ हुआ, जिस तरह से भजनलाल शर्मा को सीएम पद का चेहरा चुना गया और वसुंधरा को आला कमान ने हैंडल किया, या यूं कहें कि सीएम की दौड़ से बाहर किया, उसकी स्क्रिप्ट शायद 2 महीने पहले लिखी गई। तब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में थे। पब्लिक मीटिंग के लिए मंच पर वसुंधरा राजे मौजूद थी, लेकिन मोदी के साथ कैमरे में एक और चेहरा दिखा। पिछली सीट पर बैठे बीजेपी नेता और पार्टी के प्रदेश महासचिव भजन लाल का। तब शायद किसी ने भजन लाल पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन सूबे की सियासत के शिखर पर पहुंचने की प्लानिंग यहीं से शुरू हो चुकी थी। अब लौटकर आज की तस्वीरों का रुख करते हैं, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोला करती। वीडियो उस वक्त का है जब जयपुर में बीजेपी दफ्तर के अंदर पार्टी के विधायक लाइन लगाकर जा रहे थे। पहले वसुंधरा पहुंची, फिर दिल्ली से आए तीनों पर्यवेक्षक। कहीं दूर कतार में भजन लाल भी थे, लेकिन उसी दौरान संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो भजन लाल के ठीक पीछे थे। कोहनी पकड़ी, शर्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा, आंखों आंखों में इशारा हुआ। और सांगानेर से पहली बार एमएलए का चुनाव जीतने वाले भजन लाल आम विधायकों की लाइन से निकलकर खास बन गए, या यूं कहें बना दिए गए। जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं।
पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ और तस्वीरें आपको दिखानी है, क्योंकि आज बातों से ज्यादा इशारे तस्वीरों में छिपे हैं। वसुंधरा राजे चुनाव नतीजों के बाद से ही एक्टिव रही, विधायकों की मीटिंग की, बाड़ेबंदी के आरोप तक लगे, लेकिन आज उनके हाव भाव बता रहे हैं कि वो आलाकमान के सामने सरेंडर कर चुकी थी। शायद इसके अलावा कोई विकल्प और बचा भी नहीं था। लेकिन उदास तो वो चेहरे भी थे जिन्हें सीएम पद की रेस में बताया जा रहा था। देने के लिए सिर्फ शुभकामनाएं बची थी। संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं, और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय करती है और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे सभी बड़े लीडर्स को धन्यवाद देता हूँ। चौंकाने वाला नाम नहीं, भजनलाल जी शर्मा बरसों तक महामंत्री रहे, पार्टी का जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी के कार्यकर्ता रहे। कार्यकर्ता को ही मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है। चलिए एक बार फिर महारानी पर लौटते हैं। सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े को रिसीव किया, पगड़ी पहनाई, फिर उनके साथ बीजेपी दफ्तर पहुंची। लेकिन इसके बाद जैसे ही राजनाथ सिंह के साथ सामने की चेयर पर बैठी, अंदाजा तभी लग गया था कि अब वसुंधरा भी रमन सिंह और शिवराज सिंह की तरह सीएम शिप की दौड़ से बाहर हो रही हैं। वसुंधरा के बाएं हाथ में पर्ची थमाई गई। पर्ची में राजस्थान के भावी सीएम का नाम था। आलाकमान ने ये काम उन्हीं से करवाया। जैसे ही चिट खुली, भजनलाल की किस्मत खुल गई और शायद महारानी की नींद। वसुंधरा जी ने खुद नहीं प्रस्ताव रखा है उनका, भजनलाल जी का। वसुंधरा जी ने भजनलाल जी का प्रस्ताव रखा है, सब एमएलए ने उनका समर्थन करा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह का सरप्राइज देना कोई नई बात नहीं है। आपको 2014 का हरियाणा का चुनाव याद होगा। खट्टर ने पहली बार करनाल से चुनाव लड़ा, जीते और सीएम बना दिए गए। 2022 में गुजरात चुनाव से ठीक पहले विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया। तब पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को प्रदेश की कमान सौंपकर सबको चौंका दिया। त्रिपुरा में विप्लव कुमार देव को भी इसी तरह पहली बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। भजनलाल शर्मा जी लंबे समय से महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान का आगे बढ़ेगा चौमुखा। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं कहता हूँ पुनः विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जो निर्णय हुआ बहुत अच्छा निर्णय हुआ। अब राजस्थान में सीएम और डेप्यूटी सीएम चुनने का जातीय समीकरण कैसे साधा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता और मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को कमान सौंपने के बाद सबको लगा था कि इस बार बीजेपी राजस्थान में दलित चेहरे पर दांव खेल सकती है। दलित नेता को पोस्ट मिली जरूर, मगर डिप्टी सीएम की। उनके साथ राजपूत समुदाय की दिया कुमारी को भी एडजस्ट किया गया, यानी ब्राह्मण, राजपूत और दलित का कॉम्बिनेशन बिठाया गया। सूबे में 7% ब्राह्मण हैं, 9% राजपूत और 18% दलित वोटर्स। वक्त के आईने में मोदी के फैसलों की समीक्षा होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि पार्टी की जांची परखी सेकंड लाइन वाली लीडरशिप को पीछे रखकर नए चेहरों पर दाव खेला है। आमतौर पर मोदी के फैसले सटीक साबित होते हैं, बैकफायर नहीं करते। लेकिन क्या राजस्थान के मामले में ऐसा कहा जा सकता है? क्या वसुंधरा खामोशी से ये सब कुछ देखती रहेंगी? सीएम के फेस का खेल तो खत्म हो गया। सवाल अब आगे क्या है? सवाल वसुंधरा राजे की फ्यूचर पॉलिटिक्स का ही नहीं है, शिवराज सिंह चौहान की सियासत का भी है। रमन सिंह को तो पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर बना दिया। उनके पास कहने को संवैधानिक पोस्ट तो है, लेकिन वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान के पास क्या बचा? वो अब क्या करेंगे? क्या वो दूसरे विधायकों की तरह ही बैठे रहेंगे या कोई नई चीज उनको दी जाएगी? अभी तक शिवराज सिंह ये कह रहे थे कि वो 2024 की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन आज उनका एक ऐसा बयान आया जिसमें दिल का दर्द जुबान पर आ गया। आप सबके चाहते हो और बैठ के मध्य प्रदेश में के बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे।
आंसू हैं, इमोशन है, दुख है, दर्द है वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात भी है। और सीएम नहीं बनाए जाने की सबसे बड़ी कसक भी। और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। भोपाल में नए सीएम के ऐलान के बाद लाडली बहनें मामा शिवराज से मिली, कहा उन्हें ही सीएम बनाना चाहिए था। अब उनका क्या होगा? वो वाली बात। शिवराज क्या कहते? बहनों को चुप कराया, ढाढ़स बंधाया, बोले कहीं जा नहीं रहा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मामा के सीने में दबे अंगारे निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिपोर्टर ने पूछा था, सब दिल्ली गए, आप यहीं रहे, आखिर क्यों? शिवराज ने जो कहा उसके कई मायने निकाले जाने लगे। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें कुछ मांग कर हासिल नहीं होता। ये बात शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता सभी पर लागू होता है। संगठन के लिए किसने कितना काम किया, कैसे मजबूत किया, मेहनत का इनाम मिलता है। मेहनत तो शिवराज ने भी खूब की, जबरदस्त कैंपेन किया। अगर मोदी के चेहरे पर जीत मिली तो शिवराज के काम को भी सराहा गया। इसलिए सवाल है कि 5 बार के सांसद और 6 बार के विधायक के सामने ऐसी नौबत आई क्यों? दरअसल आला कमान ने पहले भी उनको प्रत्यक्ष तौर पर कहा है कि वो दिल्ली जाकर काम करें, मगर उन्होंने मध्य प्रदेश को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया है। मगर मध्य प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वो करेंगे क्या, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। शिवराज ने इसका जवाब भी दे दिया, पेड़ लगाते रहेंगे। मन में कभी मेरे दुर्भावना नहीं रही। अगर कोई काम किए, फैसले किए भी तो कर्तव्य के भाव से किए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। पेड़ लगाने से सियासत चलती रहे तो फिर शिवराज के लिए यही अच्छा है, लेकिन वो जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर निष्क्रिय हो गए तो फिर आगे की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, और सियासत संभावनाओं का खेल है। तो क्या मामा मोदी के लिए एक और चुनाव लड़ेंगे? मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता से गजब रिश्ता बनाया है। पत्रकार वार्ता में भी उन्होंने अपनी जनता को याद करते हुए कहा कि मामा का रिश्ता प्यार का रिश्ता है, भैया का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, और जनता ही मेरा परिवार है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश छोड़कर वो जाना नहीं चाहते। अब देखना यह है कि पार्टी ने उनके लिए क्या सोच रखा है। क्या पार्टी उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी? लोकसभा चुनाव लड़ना ना तो शिवराज सिंह के लिए नया है, ना ही वसुंधरा के लिए। दोनों 5-5 बार सांसद रह चुके हैं। वसुंधरा तो केंद्र में मंत्री भी रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की नई टीम में पुराने नेता कैसे फिट होंगे जब सूबे में नहीं हुए? तो अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें जगह मिलती है तो कैसे? इस सवाल का जवाब शायद इन दोनों नेताओं के पास है। तभी एक शांत है और दूसरा दिल्ली से दूरी बनाने का दम भर रहा है। चलिए सियासत के बाद अब बात नोट राजा के कैश लोग की कर लेते हैं। आपने फिल्मों में नेताओं के घर रेड पड़ती देखी होगी और अकूत दौलत का अंबार निकलते भी देखा होगा। आज फिल्मी कहानी के असल कैरेक्टर का नोट गोदाम आपको दिखाना है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के उस बैंक की सच्चाई आपको बतानी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस लीडर और शराब टाइकून धीरज साहू के 3 ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 354 करोड़ रुपए की कैश बरामद की है। बेशकीमती गहने, जेवरात सब कुछ मिला है। साहू का व्हाइट हाउस भी आपको आज हमें दिखाना है। इसमें 30 लग्जरी कारें मिली हैं। कारों की कीमत करोड़ों रुपए है। लेकिन धीरज साहू के पास इतनी दौलत आई कहां से? कैसे उसने घर के अंदर नोटों का पहाड़ खड़ा कर दिया?
के राजा पर रेड की दो तस्वीरें, एक तरफ फिल्मी, दूसरी तरफ असली रेड। एक तरफ फिल्म में दीवारों से नोटों की बरसात, दूसरी तरफ रियल लाइफ का कैश लोड। नोटों से भरी अलमारियां, गहनों से भरे संदूक, नोटों से भरे 176 बैग, कमरे में ऊपर से नीचे तक करारे करारे नोटों की गड्डियां, ये नोटों के राजा का आलीशान नोट महल है। कुबेर के इस खजाने का मालिक है झारखंड का कांग्रेसी सांसद धीरज साहू, जो अजय देवगन की रेड फिल्म का असली कैरेक्टर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 राज्यों में एक साथ नोटों के राजा धीरज साहू का कैश लोक का बाजा बजाने पर लगा है। रेड 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर पड़ी। 7 दिन की रेड में अब तक क्या क्या निकला, पहले ये बताते हैं, फिर साहू के व्हाइट हाउस की भव्यता और उसकी राजा महाराजाओं जैसी ठाठ दिखाएंगे। अब तक 354 करोड़ रुपए का कैश मिला, करोड़ों रुपए के सोने चांदी के गहने मिले। 300 करोड़ से ज्यादा के नोट ओडिशा के बालनगिर में मिले। सांसद धीरज साहू ने बालनगिर वाले दफ्तर और घर अकूत दौलत छिपा कर रखी थी। इसे गिनने में इनकम टैक्स विभाग और बैंक अफसरों को 170 घंटों तक दिन रात पसीना बहाना पड़ा। 354 करोड़ रुपए गिनने में 7 दिन लगे। कैश गिनने के लिए 40 मशीनें दिन रात काम कर रही थी। 3 बैंकों के 80 स्टाफ मेंबर नोट गिनने के लिए लगाए गए। साहू के कैश लोक में इतना पैसा निकला कि इतिहास बन गया, क्योंकि एक ऑपरेशन में आज तक इतने पैसे कभी नहीं मिले। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का ये पुश्तैनी घर है, जो झारखंड के लोहरदगा जिले में है। इसे यहाँ पर व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। उनका शराब का कारोबार करीब 100 साल पुराना है और ये सिर्फ ओडिशा और झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साहू परिवार की गिनती देश के 7 राज्यों में बड़े शराब कारोबारियों के रूप में होती है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में साहू के ठिकानों से जो रकम मिली, उसका कंट्रोल रूम झारखंड का लोहरदगा है। लोहरदगा में धीरज साहू के आलीशान मकान की बानगी देखी। चमचमाती महल जैसी इमारत, ये साहू का महल है। नाम है व्हाइट हाउस। राजा महाराजाओं की तरह साहू के साम्राज्य में बेशकीमती चीजों का अंबार है। घर के बाहर महंगी और चमचमाती लग्जरियस गाड़ियां खड़ी हैं। हर गाड़ी की कीमत करोड़ों में है। इनकम टैक्स विभाग इनकी भी खबर लेने पहुंचा। यहाँ भी 11 करोड़ कैश मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जब यहाँ पर रेड की थी, तब यहाँ से करीब 11 करोड़ रुपए बरामद किए थे। जानकार बताते हैं कि धीरज साहू के पिता बलदेव प्रसाद साहू ने अपने शराब के कारोबार की शुरुआत इसी पुश्तैनी घर से की थी। कैश का पहाड़ खड़ा करने वाले धीरज साहू की लग्जरी लाइफ से बड़े हैं उसके राजसी शौक और ठाट-बाट। चीते के साथ ये तस्वीरें साहू के कभी इसी व्हाइट हाउस में खिंचवाई थी। नोट राजा हथियारों का भी शौकीन है। ये तस्वीर व्हाइट हाउस में बने गार्डन की है, जहां धीरज साहू पूरे टशन के साथ कंधे पर बंदूक रखकर खड़ा है। एक और तस्वीर देखिए, साहू रॉब के साथ बाघ के बगल में बैठा है। झारखंड में साहू के व्हाइट हाउस का ऐसे ही जलवा नहीं, इसमें 40 से ज्यादा आलीशान कमरे हैं, 10 बड़े मीटिंग हॉल्स हैं, वीवीआईपी मेहमानों के लिए सुपर लग्जरी रूम तक है, नौकर चाकरों के लिए अलग कमरे बने हुए हैं, कई किचन और स्विमिंग पूल्स हैं। धीरज साहू की ठसक ऐसी है कि दशकों से देश के कई बड़े नेता, सीएम, डीएम, यहाँ तक कि फिल्म जगत की हस्तियां तक उनकी चौखट पर हाजिरी लगाने आती रही हैं। धीरज साहू के पिता बलदेव प्रसाद साहू खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। उनको जानने वाले बताते हैं कि जब भी इंदिरा गांधी यहां पर आती थी, इस व्हाइट हाउस में जरूर रुकती थी। लोहरदगा में एक और बात पता चली जो हैरान करने वाली थी। साहू के आलीशान घर का रंग पुश्तों से सफेद है। दुनिया की नजर में भले ही धीरज साहू करप्शन किंग हो, लेकिन इलाके में लोग इस परिवार को मसीहा मानते हैं। शुरू से ये जो है दानवीर रहे हैं। इंदिरा गांधी भी जब प्राइम मिनिस्टर थी, जब भी उनका झारखंड में दौरा होता था और इस घर में वो जरूर आती थी। लोहरदगा का जो इनका पुश्तैनी मकान है। कैश किंग धीरज साहू के पास कहां से कुबेर का खजाना आया, उसके पास और कितनी काली कमाई है,
उसके गोदाम और कहां-कहां हैं जहां नोट भरे हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग के साथ साथ सीबीआई और ईडी उसके कैश फ्लो की बैलेंस शीट खंगाल रही है। साहू के व्हाइट हाउस की जमीन के नीचे क्या है, ये पता लगाने के लिए आईटी विभाग के अफसर जियो सर्विलांस सिस्टम की मशीनें लेकर वहां पहुंचे हुए हैं। ये मशीनें जमीन के अंदर दीवारों में छिपाई गई धन संपदा का पता लगाती हैं। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साहू के बालंगीर वाले ठिकाने से 305 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। बड़े शहरों के आसपास के जितने भी बैंक हैं कहते हैं उनमें इतना ज्यादा कैश नहीं होता जितना अकेले साहू के घर पर मिला है। अगर बैंक की कोई बड़ी ब्रांच हो तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए की रकम होती है। धीरज साहू पीयूष जैन से भी आगे निकल गए। कौन पीयूष जैन? दिसंबर 2021 में कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए मिले थे। जुलाई 2018 में तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन कंपनी से 170 करोड़ रुपए और 100 किलो सोना मिला था, मगर साहू तो इन सब से कहीं आगे निकल गए। एक और बात, फाइलें धूल फांकती देखी होंगी आपने। हम अक्सर कहते हैं कि इस दफ्तर में फाइलें धूल फांक रही थी, लेकिन साहू के ठिकानों पर नोट धूल फांकते हैं। पहले साहू के नोटों के ऊपर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धूल झाड़ते हुए देख लीजिए, फिर उनकी हवेली भी दिखाएंगे। साहू फैमिली का ओडिशा वाला साम्राज्य कैसा है, वहां पर क्या क्या काम धंधा होता है और रोज की कमाई कितनी है। टेबल पर नोटों का ढेर लगा है। नोटों की हालत देखिए, ज्यादातर गड्डियों पर धूल जमी। इनकम टैक्स की टीम के अफसर कपड़ों से हर बंडल झाड़ रहे हैं। ये सुदुपड़ा इलाके में बनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसी फैक्ट्री के भूते धीरज साहू लिकर किंग बना। यहीं से ये सारा कैश मिला है। कितने बड़े एरिया में ये पूरा जो कार्यालय है, जिसमें वेयर हाउस भी बना हुआ है, गोदाम बना हुआ है, जहां पर जो देसी शराब जो है वो इस कंपनी के अंतर्गत जो है वो बनाई जाती थी भट्टियों में, वो जो है वो आकर के यहां पर स्टोर होती थी। और बीते 6 दिसंबर को तड़के सुबह ही आयकर विभाग की टीम ने जो है वो यहां पर छापेमारी की और यहीं से छापेमारी में जो है वो अलग अलग अलमारियों में जो नोटों की गड्डियां थी वो जो है वो यहां से बरामद हुई है। साहू की लिकर फैक्ट्री बेरोक-टोक काम कर रही है। हैरानी की बात यह है कि 300 करोड़ इसी फैक्ट्री से मिला है, तो फिर ये सील क्यों नहीं हुई? रिपोर्टर फैक्ट्री में और आगे तक दाखिल हुआ। एक बड़े से लोहे के गेट पर छोटी सी जाली दिखी। इसके पीछे एक शख्स दिखा। कैमरा देखते ही वो चेहरा छिपाने लगा। 300 करोड़ रुपए अलमारी में रखे हुए थे, पता था तुम लोगों को? जवाब दे दो। अच्छा, क्या दिन रेट चली ये बताओ। हमारी अगली मंजिल थी बालंगीर। ये वो गांव है जहां धीरज साहू की पुश्तैनी हवेली है। थोड़ी देर में मंजिल आंखों के सामने थी। 1954 में साहू खानदान ने यह हवेली बनाई थी। आज जर्जर हालत में है। धीरज साहू रेड से पहले कब यहाँ आया था, 78 साल के मिश्रा जी सब बता रहे हैं। टिटलागढ़ से शायद पैसा आके यहाँ रहता था। मतलब ये हेड ऑफिस था? हेड ऑफिस था सूदपड़ा। हाँ, चारों तरफ जो सेल है वो लोग, और बट्टी का भी जो हमको पता था ये बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन इतना रहेगा, इतना पैसा है बोल के। ये इनसे मिलिए, ये सिद्धार्थ मिश्रा है। साहू परिवार की हवेली के ठीक बगल में रहते हैं। पेशे से वकील हैं। वकील साहब साहू परिवार के कारोबार और काली कमाई के बारे में क्या कुछ जानते हैं, इनसे ही सुन लीजिए। हमने कई बार जानने की कोशिश भी की। हमको पता भी चला कि ये सब जाता था वहाँ ऑफिस में, एक्साइज ऑफिस में संभालता था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। तो हमने पूछा भी था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को थ्रू आरटीआई। क्या पूछा था? कि हु इज राजेश साहू, व्हाट इज हिज आइडेंटिटी, मतलब यहाँ क्या है उसका बिजनेस। क्योंकि उस कभी हम वो
जो कि हम यहाँ के पुराने निवासी हैं, तो हम क्या जवाब आया था? देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस ऑफिस। धीरज साहू कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी माया का खेल ओडिशा से लेकर झारखंड तक चल रहा है और सारा देश इस माया के खेल को अपनी आंख से घर में बैठकर देख रहा है। धीरज साहू कौन है? बहुत कुछ तो आपको पता लग ही गया होगा। 3 बार के राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इससे ज्यादा पहचान एक मालामाल शख्सियत के तौर पर है साहू की। साहू को विरासत में क्या मिला? बिजनेस और अकूत दौलत। धीरज साहू के पिता बलदेव साहू जाने माने कारोबारी थे। बलदेव साहू ने कई कंपनियां खोली जिनका सालाना टर्नओवर कहते हैं 1000 करोड़ रुपए तक था। धीरज साहू ने स्कूल, अस्पताल और शराब के पारिवारिक धंधे को आगे बढ़ाया। 2018 के हल्फनामे में उसने अपनी संपत्ति 35 करोड़ बताई थी सिर्फ। यह अलग बात है कि इतनी कम संपत्ति बताने वाला 354 करोड़ घर में ही रखकर बैठा हुआ था, और वो भी नगद। एफिडेविट में मतलब सफेद झूठ था। जितना पैसा साहू के पास मिला उससे तो शायद एम्स जैसा अस्पताल बन जाता। ना जाने गरीब बच्चों के लिए कितने स्कूल खुल सकते थे। हैरानी ये सोचकर भी होती है कि नोटबंदी के बाद काले धन और भ्रष्टाचार पर नसीहत देने वाले धीरज साहू के घर में जो अपना उसने एक बैंक खोल रखा था, उस पर वो क्या जवाब देंगे अब? ऐसी ही कुछ वजह होती हैं जो पैसे वाले लोगों के राजनीति में आने पर ये सवाल खड़ा करती हैं कि अपने कर्मकांडों पर पर्दा डालने के लिए तो सियासत में नहीं जा रहा, ये सियासत की दुकान इसीलिए तो नहीं ज्वाइन की इसने। कल हमने आपको यूपी के गाजियाबाद की खबर दिखाई थी, कैसे नामी स्कूलों में EWS कोटे में दाखिला मिलने के बाद भी गरीबों के बच्चों के साथ भेदभाव होता है। ऐसा ही मुंबई में भी हो रहा है और हम भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं करते। हजारों गरीब परिवारों के साथ जिन्हें मुंबई जैसे शहर में अपने घर के सपने दिखाए गए, घर बनाकर तैयार भी कर दिए गए, लेकिन घर का इंतजार उनको आज भी है, क्योंकि गरीबों के लिए जो घर बनाए गए हैं वो कई साल बाद भी उन्हें दिए नहीं गए। क्यों? आपको समझ आएगा खबर देखकर। अभी 64 हो गया हमारा उम्र, तो हम लोग को भी लगता है कि हमारा खुद का घर होना चाहिए। मैं 10-12 साल से नवी मुंबई में रह रहा हूँ। मेरा एक सपना था कि मेरा भी एक घर हो, मगर आज तक सरकार इतना स्कीम लाती है, कुछ भी करती है, मगर गरीब लोगों को कुछ मिलता नहीं है। अभी हम लोग ऐसी झोपड़पट्टी या रोड पे रहने के लिए मजबूर हैं आदमी। बहुत सालों से ऐसा सपना है कि मेरा खुद का मकान होना चाहिए। इस शख्स का नाम अनिल तिवारी है। परिवार के साथ तिवारी जी नवी मुंबई में रहते हैं। सबकी तरह इनका भी सपना एक अदद घर है। खुद एक बिल्डर के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन अब अपने घर की उम्मीद छोड़ चुके हैं। आज भी हम लोग ऐसी झोपड़पट्टी या रोड पे रहने के लिए मजबूर हैं आदमी। ये सरकार जो भी करती है, स्कीम लाती है, और पता नहीं क्या होता है कि ये सपना दिखाती है सरकार कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं सबको पक्का घर मिलेगा। हम लोग तो सोचे थे कि अच्छा घर मिलेगा, सरकार स्कीम भी लाई, मगर उसका अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवारों को घर देने के लिए काम नहीं हुआ। गरीब परिवारों के लिए ही मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक महाराष्ट्र सरकार ने बिल्डरों के साथ मिलकर रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत ऐसी कई इमारतें खड़ी करवा दी, जिनमें 8000 से ज्यादा फ्लैट्स बने हुए हैं, लेकिन एक भी गरीब को घर की चाबी नहीं मिल पाई। नवी मुंबई में रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत करीब 9 प्रोजेक्ट जो है दिए गए थे बड़े बड़े बिल्डरों को। उनको ज़मीन दी गई, उन्होंने इस तरह से बहुमंजिला इमारतें बनाई। इस ज़मीन पर 75% जगह पे जो FSI जिसे बोलते हैं, उस पे जो है
बिल्डर को अपने निजी घर बनाने थे जिससे वो बेच सकता था, लेकिन 25% हिस्से पे ऐसे घर उसके एवज में बना के महाराष्ट्र सरकार यानी सिडको को देना था ताकि वो घर गरीबों को दिए जा सकें। लेकिन अभी भी देखिए कि वो घर सालों से यहाँ पर वीरान पड़े हैं। जब हजारों घर तैयार हो गए थे तो कई सालों से उनके आवंटन की प्रक्रिया आखिर क्यों लटकी हुई है? जानकारों का मानना है कि बिल्डर की गलत नीयत इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के साथ बिल्डरों के लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। इन लग्जरी प्रोजेक्ट्स का बाजार भाव ऊंचा रहे, शायद इसीलिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का आवंटन जानबूझकर लटकाया जा रहा है। चूंकि वहीं के बगल में बहुत ही लग्जरियस फ्लैट बनाए गए हैं और इतने लग्जरियस फ्लैट के नज़दीक अगर आप गरीबों को बसाएंगे तो हो सकता है जो लग्जरियस फ्लैट में रहने वाले लोग हैं उनको नागवार गुजरे। एक नेक्सस इसके बीच में जन्म लेता है और वो नेक्सस आप कह सकते हैं कि बिल्डर, MMRDA, सिडको और कुछ हद तक महाडा भी आप कह सकते हैं कि ये सब लोग मिलकर के एक नेक्सस तैयार होता है। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि जब इतने सस्ते दर पर लोगों को घर मिलने लगेगा तो शायद रियल एस्टेट का जो मार्केट है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। मुंबई में जब रेंटल हाउसिंग स्कीम की शुरुआत हुई तब एकनाथ शिंदे ही नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। आज भी नगर विकास विभाग एकनाथ शिंदे के पास ही है। बावजूद इसके ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए बनाए गए घर गरीबों को नहीं मिल पाए। जिस संस्था सिडको को घर आवंटन करने थे वो इस देरी के लिए फ्लैट्स की बदहाली और बाकी संस्था को जिम्मेदार ठहरा रही है। अभी 8,500 घर हमको टोटल मिलने वाले, उसमें से 1,600 अभी हमें पत्र आया MMRDA के आप ले लो। तो हम लोग अभी ये 16 जो घर हमको मिल रहे हैं उसका थोड़ा सा हमको रिपेयर करना पड़ा क्योंकि बहुत पुराने घर है। नोडल एजेंसी MMRDA है तो MMRDA इसमें ज़्यादा आपको बता देगी कि इसमें डिले क्यों हुआ है। मुंबई की रेंटल हाउसिंग स्कीम में देरी से बिल्डरों की नीयत पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। गलत नीति के चलते सरकार भी कटघरे में है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने किराए पर देने के लिए घर बनाए, लेकिन कई साल बाद भी सरकार ये नहीं तय कर पाई कि गरीबों को किराएदार बनाया जाए या मकान मालिक। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम रेंट पर देंगे, हमें रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बार गवर्नमेंट ने पोजीशन दी तो लोग खाली नहीं करेंगे। एंड घर भी इतने छोटे थे, कुछ 160 स्क्वायर फीट का 1 रूम किचन स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं वो थे। गरीबों के लिए बनाए गए इन घरों का क्या होगा? इसका जवाब नगर विकास विभाग को देना है, जो मुख्यमंत्री शिंदे के पास है, जबकि सिडको और MMRDA जैसी संस्थाएं गोलमोल सा जवाब दे रही हैं और विपक्ष सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहरा रहा है। गरीबों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं है उनके दिल में, तो कहां से घर देंगे? मुंबई में कितने घर है जो दिए ही नहीं गरीबों को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत बनाए गए इन घरों की हालत अब खराब होने लगी है। नौबत इनके दोबारा मुरम्मत की भी आ चुकी है। नीति और नियत दोनों साफ होती तो आज इन घरों की चाबियां उन्हें मिल चुकी होती जो इनके असली हकदार हैं। जिस पर विवाद हुआ ये स्कीम है क्या, अब इस पर गौर कीजिए जरा। महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग पॉलिसी के तहत रेंटल हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई थी। 2008 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने यह योजना शुरू की ताकि गरीब परिवारों को घर देना और उन्हें मुंबई के स्लम क्लस्टर को खत्म करने में मदद मिले। मुंबई उपनगर में MMRDA ने निजी डेवलपर्स को 50 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इसमें ज्यादातर हाउसिंग प्रोजेक्ट मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में ही आते थे, जबकि कुछ ठाणे, मीरा भयंदर, पनवेल जैसे इलाकों में या फिर मुंबई से बाहर के इलाकों में थे। प्रोजेक्ट में 160 से लेकर 180 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स बनाए गए थे। इन प्रोजेक्ट से सरकार को पैसा लगाए 75,000 फ्लैट्स मिलने थे, बिना पैसा लगाए कोई भी। लेकिन ये योजना कामयाब होती दिख नहीं रही, क्योंकि रेंटल हाउसिंग स्कीम को लेकर सरकार ना सिर्फ अपनी नीति स्पष्ट कर रही है, फ्लैट गरीबों को किराए पर देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन रेंटल हाउसिंग पर घर देने को लेकर कई सवाल थे, जैसे गरीब परिवारों के घर का किराया कैसे वसूला जाएगा, किराया नहीं दे पाने पर घर खाली कैसे करवाए जाएंगे, करवाए भी जाएंगे या नहीं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स मुंबई शहर से दूर बाहरी इलाकों में थे। 15 साल बाद भी आवंटन का काम वहां शुरू नहीं हो पाया है।
सिडको को फ्लैट हैंडओवर करने का काम बहुत धीमा है। गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं बनती हैं, लेकिन जैसे तैसे कछुआ चाल से काम होता रहता है। कई बार पूरी स्कीम ही सिस्टम में उलझकर रह जाती है। गरीब क्या करे, किससे गुहार लगाए, कोई नहीं सुनता यहां। मगर आप यकीन रखिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी बात हम सुनेंगे और सिस्टम को जगाने की हर कोशिश हर रोज करेंगे। सिस्टम जागता कैसे है ये भी आपको बताते हैं। वंशिका याद है ना आपको, गाजियाबाद के उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स की 3rd क्लास की वही बच्ची जिसकी खबर कल हमने आपको पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाई थी। राइट टू एजुकेशन के इस मामले में पब्लिक इंटरेस्ट की खबर का असर हुआ है। बच्चों से पक्षपात करने वाले उत्तम स्कूल के खिलाफ प्रशासन ने जांच बैठा दी है। 7 दिन में कमेटी बनाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांग ली गई है। गाजियाबाद के एडीएम जो सिटी में लगे हुए हैं, एडीएम गंभीर सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं, यानी वो गंभीर हो गए इस मसले पर। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार हंगामा किसी मांग को लेकर नहीं है, जुर्माने पर मचा है। जेएनयू में आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रों ने नया आंदोलन करने की ठान ली? क्या है वो फरमान जिसे छात्र तुगलकी बता रहे हैं? क्या अब जेएनयू में नारेबाजी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, या फिर छात्रों की हुंकार के सामने जेएनयू प्रबंधन घुटने टेक देगा? आजादी, कुछ भी कर लो, आजादी। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। वो साल 2016 था। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की फांसी को लेकर जेएनयू में लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उसके विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। 4 साल बाद जेएनयू फिर विवादों में आया। कैंपस में नकाबपोश लोगों ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों से मारपीट की। इसके बाद भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन अब जेएनयू कैंपस में ऐसा हुआ तो छात्रों पर एक्शन की तैयारी है। जेएनयू प्रशासन ने लगाया कैंपस में धरना प्रदर्शन पर बैन। धरना देने पर लगेगा 20,000 का फाइन। देश विरोधी नारे पर 10,000 का जुर्माना। बिना इजाजत पार्टी करने पर भी 6,000 रुपए जुर्माना लगेगा। एडमिशन भी किया जा सकता है रद्द। हमें पता है कि जेएनयू के अंदर जिस तरीके से छात्राओं की दुविधाएं या छात्राओं की कोई भी दिक्कत होते हैं, वो हॉस्टल प्रेसिडेंट से लेके हो स्टूडेंट छात्राओं की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कंटिन्यूसली उठाते रहते हैं। उस चीज़ को, वो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है एक बातचीत करने का, एक अपनी इश्यूज को रेस करने का, उसको खत्म करने की एक बड़ी से बड़ी साजिश जेएनयू प्रशासन इस समय पे जेएनयू वाइस चांसलर के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के आदेश के बाद छात्रों में भारी नाराजगी है। छात्र संगठन नए नियम को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। पहले भी यह नोटिस ऐसी आई है, पहले भी हम लोगों ने इसका विरोध किया है और इस बार भी विरोध करेंगे। जो प्रायर अप्रूवल की बात है, ये हम लोग एज ए हॉस्टल प्रेसिडेंट मैं बता रहा हूँ, मैं 2-4 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया हूँ। हम लोग प्रायर अप्रूवल लेके ही करवाते हैं। हम गांधी के रास्ते पर चलेंगे, उस कानून के खिलाफ हम लोग सविनय अवज्ञा करेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें सारे लोग को अपना राइट है कि अपनी बात रखे, है ना, वो जिस माध्यम से रखे, तो ये बिल्कुल गलत है। जेएनयू में नियम तो सख्त हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जो छात्र अपने हितों के लिए समय समय पर यूनिवर्सिटी के लिए प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उठाते थे, उनका क्या होगा? एकेडमिक काउंसिल को वायलेट करते हुए, टीचर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से बिना बात करते हुए इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी से पास करवाया गया है और ये बताया गया है कि इस मामले में कोई भी उल्लंघन आने वाले समय में होगा तो 20,000 रुपए से ज्यादा फाइन स्टूडेंट्स के ऊपर किया जाएगा। जेएनयू प्रशासन नियम को वापस लेने के मूड में नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत विश्वविद्यालय है, सिर्फ जेएनयू एक विश्वविद्यालय नहीं है, बट फिर भी मैं केंद्रीय सरकार को प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने जब भी हमने एक्स्ट्रा भी खर्च किया हमें दिया है। प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। प्रोटेस्ट किस बात के होना है? एकेडमिक के लिए होना चाहिए। 10 साल से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस की लागू ही हो रहे हैं। जेएनयू का नाता बेशक
विवादों से रहा है, लेकिन जेएनयू ने देश को कई बड़े नाम, बड़े सितारे भी दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के सीईओ रहे अमिताभ कांत, देश के डेप्यूटी एनएसए अरविंद गुप्ता जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं। इनके अलावा और कई ऐसी शख्सियतें भी रही हैं जिन्होंने जेएनयू के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। शराब पीने वालों का देख लिया हाल क्या हुआ, शादी टूट गई। चलिए अब पब्लिक कमेंट्स देख लेते हैं, आपने क्या कुछ लिखा है कल की हमारी खबरों के बारे में। संदीप जी क्या लिखते हैं, शिक्षा समाज को जोड़ने का कार्य करती है, परंतु जब शिक्षा ही देश के भावी नागरिकों में क्या है ये भेदभाव करती है तो उसका प्रभाव देश को भुगतना पड़ता है। आप हिंदी में लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, रोमन लिखने में पढ़ने में दिक्कत आती है। आशा जी क्या लिखती हैं, सर इस बात को रोकने नहीं बल्कि अच्छी तरह से छानबीन करें। मैं भी एक रिटायर्ड टीचर हूं और अगर टीचर्स ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो दूसरों को क्या कहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशा जी, आपसे यही उम्मीद थी और हम भी आशा करते हैं कि कोई टीचर इस तरह का व्यवहार ना करे। लेकिन घड़ी की सुई कह रही है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। कल रात 9 बजे आपसे पब्लिक इंटरेस्ट में फिर होगी मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, आपने बने रहना है। मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए शुभ रात्रि।